नमस्कार साथियों, पीसीएस सिंप्लीफाई चैनल पर आज आपका स्वागत है। जो हम लोग डेली जनसत्ता संपादकीय देखते हैं उसी में आज का जो टॉपिक दिया हुआ है, बदलाव से ही बदलेंगी तस्वीर। तो बता दें कि ये आर्थिक क्षेत्र से आज का लेख दिया हुआ है, आर्थिक क्षेत्र से आज का लेख दिया हुआ है। उससे पहले कल्पमेधा में देख लेते हैं क्या है। तो युद्ध शुरू करने के अनेक कारण हो सकते हैं, लेकिन उसे खत्म करने का सिर्फ एक कारण हो सकता है कि मनुष्य का जीवन क्या है, तो अनमोल है। देख लेते हैं, हम अपने देश की दस्तकारी और कला कौशल की मांग पूरी दुनिया में पैदा करें। रुपया अपने आप क्या होगा, हो जाएगा तो मजबूत हो जाएगा। रुपया अपने आप क्या होगा तो मजबूत हो जाएगा, कमज़ोर होने से बचेगा। सरकार को इसके लिए बनावटी बंदिशें नहीं लगानी पड़ेगी। तो आज का लेख में देखते हैं आगे क्या है। देश के कर्णधारों को यह स्वीकार करना होगा कि उपलब्धियों के चमकते आंकड़ों से कहीं अधिक आम आदमी की समस्याओं का समाधान जरूरी है। ये समस्याएं हैं हर काम योग्य व्यक्ति को उसके काम की गारंटी, देश के हर नागरिक को उचित सेहत की सुरक्षा और नई पीढ़ी को दी जाने वाली वह शिक्षा जिन्हें दुनिया की श्रम मंडियों में एक बिकने वाली वस्तु नहीं बल्कि अपने ही देश में एक ऐसी शक्ति बनाएं जिसकी सहायता से हम अपने देश में एक नए युग का सृजन कर सकें, जिसे कायाकल्प कहते हैं। तो यहाँ देखिए कायाकल्प का डिफिनीशन दिया हुआ है। आज तक इन समस्याओं के समाधान की जगह अगर उन्हें आंकड़ों से बहलाने की कोशिश की जाती रही है तो उसका नतीजा यह है कि मोहभंग की अवस्था जो आज देश की आम जनता से आंखें मिलाकर खड़ी हो गई हैं और जिसने पूरे देश में यह भावना पैदा की है कि केवल घोषणाओं से काम नहीं चलेगा। अब इस युग में एक नई कार्यदीक्षा से ही बात बनेगी। चिंतन और कारगुजारी में एक नया तेवर लाने से ही बात क्या होगा तो बनेगी। आम आदमी ने आज एक नया सच सामने रख दिया है कि भाषणों, दावों, अधूरे आंकड़ों और लंबित परियोजनाओं से नहीं, प्रगति और विकास की विश्व रैंकिंग की सीढ़ियाँ चढ़ने से बात नहीं बनेगी। तो देखिए थोड़ा सा राजनीतिक भी इसमें लेख में थोड़ा सा राजनीतिक बातें भी यहाँ पर हुई हैं। अब आगे देख लेते हैं। दुनिया के सर्वाधिक आबादी वाले इस देश में काम करने योग्य युवकों की संख्या क्या है, तो सर्वाधिक है। वे अपने लिए इज्जत की रोटी चाहते हैं। अनुकंपाओं और उदारता की राजनीति अब उनको दिलासा नहीं देती। अंतर्राष्ट्रीय सर्वेक्षण बताते हैं कि भारत में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज देने का वादा 2029 तक बढ़ाकर उन्हें भूख से न मरने देने की गारंटी तो दे दी, लेकिन न तो उसका प्रशासन आम लोगों की खुशहाली का जामीन बन सका और न ही उनकी सेहत सुरक्षा का आश्वासन दे सका। देश के कुपोषित नौजवान ही नहीं, नौनिहाल भी उचित पोषण न पाने के कारण एक ऐसी आबादी बन रहे हैं जो जिंदा तो हैं लेकिन सेहत के प्रतिमानों पर पूरा नहीं उतरती। यहाँ शिक्षा के मॉडल की बहुत बात होती है, लेकिन देश को डिजिटल बना देने और कृत्रिम मेधा के संसार में अपना झंडा गाड़ देने के बावजूद हमारे देश के अधिकांश युवा ऐसे हैं जिनको व्यवहारिक ज्ञान योग्यता स्नातक की डिग्रियाँ लेने के बाद भी प्राथमिक स्तर की है। तो देखिए कुछ ऐसे जगह भी हैं, जो कुछ ऐसे लोग भी हैं, कुछ लोग ऐसे युवा भी हैं जिनको क्या है तो व्यवहारिक योग्यता स्नातक की डिग्री तो है लेकिन प्राथमिक स्तर का ही है। देखा जाए तो नौजवान आज भी इन शिक्षा परिसरों में परंपरावादी कला और विज्ञान की डिग्रियों के लिए दौड़ लगाते हैं, जबकि ज़माना उनसे कृत्रिम मेधा और रोबोट युग में उतरने के साथ डिफेक्ट के संकटों का मुकाबला करने की चुनौती देती है। तो ये कहीं ना कहीं आज से जो आजकल जो चल रहा है, जो करंट से संबंधित जो AI है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डीफेक्ट है, तो इसको चुनौती दे रहा है। नाम बड़े और दर्शन छोटे कि इस दिशा के शिक्षा के साथ देश में सस्ते उपचार के मॉडलों के वादे तो किए जाते हैं, लेकिन निजी चिकित्सा इतनी महंगी है कि उसमें अपने परिवार का भविष्य संकट में डालने की जगह लोग नीम हकीमों के उपचार को सिरोधार्य करके मौत को गले लगाना अधिक पसंद करते हैं। सरकार ने तो कह दिया है कि 70 वर्ष से ऊपर के सभी वरिष्ठ नागरिकों को मुफ्त चिकित्सा सुविधा मिलेगी, लेकिन आयुष्मान योजना का अनुभव बताता है कि इससे पहले सीमित क्षेत्र में भी 5 लाख की आय तक के नागरिकों को उचित उपचार नहीं मिलता था। निजी चिकित्सा क्षेत्र ने सार्वजनिक चिकित्सा क्षेत्र का साथ देने का वादा कभी निभाया नहीं और सार्वजनिक क्षेत्र में उचित दवाओं से लेकर डॉक्टरों का अभाव मरीजों के रोगी हो जाने का दुर्भाग्य उद्घाटित करता रहा। भारत में इसी कारण औसत आयु कम हो रही है। न उचित कमाई और न उचित शिक्षा और न उचित चिकित्सा है। अशिक्षा के अंधेरों में अपराध पलता है। देश की आधी से अधिक जनसंख्या आज भी कृषि पर निर्भर है, लेकिन देश की सकल घरेलू आय में उसका योगदान घटते घटते 15% क्यों हो गया है। ये जो है कि लेखक प्रश्न पूछ रहा है कि घरेलू आय में क्या ऐसे कारण हैं जिससे सकल घरेलू आय में उसका प्रतिशत कितना रह गया है, तो 15% रह गया है। क्यों ऐसा क्यों हुआ है? हमने घोषणा तो की थी कि हम अपनी प्रगतिशील नीतियों और कृषि क्रांति के साथ कृषकों की आय दोगुनी कर देंगे, लेकिन वह आज भी अपनी फसल की उचित कीमत के लिए तरसते हुए महाजनों और साहूकारों से समझौते करते नजर आते हैं। जो लोग कृषि से उखड़कर महानगरों में अपना वैकल्पिक आर्थिक जीवन ढूंढने के लिए आए, उन्हें यहाँ कोई आधार नहीं मिला। कोविड महामारी ने उन्हें
फिर गांव की ओर लौटा दिया। अब नई चुनौती यह है कि इस श्रम बल को वैकल्पिक जीवन कैसे दिया जाए। यह वैकल्पिक जीवन कस्बों और गांवों में ही निवेश करने से संभव होगा। इसके लिए लघु और कुटीर इकाइयों का जाल पूरे देश के ग्रामीण क्षेत्र में भी जाना चाहिए। जहां कार्य योग्य नौजवानों को उचित नौकरियां नहीं मिल सके, उनका कमाया हुआ वेतन उन्हें वो आत्मसम्मान देगा जिससे वे नए भारत के निर्माण में पूरे सम्मान के साथ जुड़ सकेंगे। देश का सम्मान बढ़ाने के लिए देश को आयात आधारित अर्थव्यवस्था के स्थान पर निर्यात आधारित अर्थव्यवस्था बनाना होगा। तो क्या करना पड़ेगा, तो देश के सम्मान को बढ़ाने के लिए देश को आयात आधारित अर्थव्यवस्था के स्थान पर निर्यात आधारित अर्थव्यवस्था बनाना पड़ेगा। इसके बनाने के लिए अपने रुपये का विनिमय महत्व भी डॉलर, पाउंड और यूरो के बराबर करना होगा। पिछले कुछ समय से मुक्त व्यापार समझौते के अंतर्गत रुपयों के भुगतान से आयात और निर्यात करने का फैसला किया जा रहा है। यह भी फैसला किया गया है कि हमारे निवेशकों को अपने रुपये से विदेशों में निवेश करने की क्या होगा, तो इजाज़त होगी। बड़े दुनिया के देश अगर ऐसे मुक्त व्यापार समझौते हमारे देश के साथ नहीं करते तो तीसरी दुनिया के अपने जैसे देशों में तो रुपये की पूरी परिवर्तनशीलता पैदा की जा सकती है। आरबीआई ने इस सच को स्वीकार कर लिया है कि देश के केंद्रीय बैंक ने दुनिया के तीसरी आर्थिक शक्ति बनने के एजेंडे में रुपये की पूर्ण परिवर्तनीयता रखा है। यानी भारतीय रुपये को विदेश भेजने से या विदेशी मुद्रा को देश में लाने की कोई रोक टोक नहीं होगी। दूसरी मुद्राओं के सापेक्ष रुपये की कीमत बाजार के तत्व तय करेंगे और उसको तय करेगा हमारे निर्यात का क्या, तो प्रोत्साहन। हम अपने देश की दस्तकारी और कला कौशल की मांग पूरी दुनिया में पैदा करें। रुपया अपने आप क्या होगा, तो मजबूत हो जाएगा, कमज़ोर होने से बचेगा। सरकार को इसके लिए बनावटी बंदिशें नहीं लगानी पड़ेगी। भारतीय कंपनियों को विदेशों में रुपये लगाने की उतनी छूट होनी चाहिए जितनी छूट हमने विदेशी निवेशकों को अपने देश में दे रखी है, और वे अपने मुद्रा में निवेश कर सकते हैं। तो अगर बराबरी के स्तर पर व्यापार चलेगा तो बात बनेगी। बराबरी का आधार आत्मनिर्भरता होता है। आत्मनिर्भरता देश के युवा बल को बदलती डिजिटल और इंटरनेट दुनिया का पूर्ण प्रशिक्षण देने से ही पैदा होगा। तो आत्मनिर्भरता क्या करेगा, तो देश के युवा को बल देगा, जिससे क्या होगा, तो डिजिटल और इंटरनेट दुनिया का पूर्ण प्रशिक्षण देने से ही कैसे पैदा होगी, तो क्या करना पड़ेगा उसके लिए, तो इंटरनेट दुनिया का पूर्ण प्रशिक्षण देना पड़ेगा। लेकिन अगर यहाँ के नौजवान पलायन का रास्ता पकड़ विदेशी मंडियों में अपनी योग्यता देखते रहेंगे तो आत्मनिर्भरता हासिल करने में अभी बहुत समय लगेगा। जितना ही समय लगेगा उतना ही देश की राजनीति में अनावश्यक उतार चढ़ाव और देश की अर्थव्यवस्था में वंचितों का क्रंदन क्या होगा, तो जारी रहेगा। अब देश का सम्मान बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो देश को आयात आधारित अर्थव्यवस्था के स्थान पर निर्यात आधारित अर्थव्यवस्था क्या होगा, तो बनाना होगा। इसे बनाने के लिए अपने रुपये का विनिमय महत्व भी डॉलर, पाउंड और यूरो के बराबर करना होगा। पिछले कुछ समय में मुक्त व्यापार समझौते के अंतर्गत रुपयों के भुगतान से आयात और निर्यात करने का फैसला किया जा रहा है। यह भी फैसला किया गया है कि हमारे निवेशकों को अपने रुपये से विदेशों में निवेश करने की इजाज़त होगी। बड़ी दुनिया के देश अगर ऐसे मुक्त व्यापार समझौते हमारे देश के साथ नहीं करते तो तीसरी दुनिया के अपने जैसे देशों में तो रुपये की पूरी परिवर्तनशीलता पैदा की जा सकती है। तो आज का लेख में यही दिया हुआ था, तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।